जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नईम ज़फ़र है और मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ और हेल्थ मैटर्स के हवाले से मैं आपसे आज बच्चों में कब्ज़ के हवाले से कुछ बातचीत करना चाहूँगा। यूँ तो अक्सर बच्चों में माँओं को बहुत हमेशा कुछ ना कुछ मसला रहता है कि बच्चे वो स्टूल्स जल्दी करते हैं, देर से करते हैं, बार बार करते हैं या करते नहीं हैं। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि उनकी जो विज़िट्स हैं उनमें कब्ज़ की शिकायत लेके वो काफ़ी आते हैं और ये किसी भी उम्र के बच्चों के साथ हो जाती हैं कब्ज़ की शिकायत। ख़ास तौर पे ये हम इसको दो हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि कब्ज़ होता क्या है। कब्ज़ के पब्लिक के जहन में तो कोई भी मानी हो सकते हैं, लेकिन जब हम उसको देखते हैं तो ये देखते हैं कि जो बच्चा 2 या 3 दिन तक पखाना ना करे और उसे पखाना करते हुए काफ़ी तकलीफ़ हो और वो कब्ज़ से करे यानी सख्त मोशन करे और ये कैफियत 2-3 हफ़्ते कम से कम बरकरार रहे तो उसको हम कब्ज़ कहते हैं। वरना टेम्परेरी तौर पे एक आध दफ़ा रुक जाना या कोई इस तरह की चीज़ हो जाना कोई इतना बड़ा मरहला नहीं होता। कब्ज़ कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत कोई अनहोनी सी बात हो। यस, जो डेफिनेटली कुछ कब्ज़ की जो मेडिकल वजूहात हैं जिसका मतलब है स्ट्रक्चरल वजूहात, हर्शस्प्रंग डिज़ीज़ हो गई, कोई न्यूरोलॉजिकल इलनेस हो गई, कोई वो चीज़ें बहुत अनकॉमन हैं, ना होने के बराबर हैं और हम आम तौर पे अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में कभी साल में 6 महीने में एक दफ़ा देखते हैं। लेकिन जो आम कब्ज़ जिसके लिए माँ बाप अक्सर परेशान होते हैं और अपने बच्चों को लेके आते हैं वो काफ़ी आम है और बल्कि कहा गया है कि आम तौर पे डॉक्टरों की विज़िट्स में तकरीबन 10 से 15 और बाज़ औक़ात 20% विज़िट्स में ये सवाल उठाया जाता है। हमें उसी हवाले से इसको देखना चाहिए। अब हम ये देख लेते हैं कि कब्ज़ की वजूहात क्या हैं। कब्ज़ की वजूहात जानने से पहले हमें ये ज़रूर जानना पड़ेगा कि ये पानी जो हमारी आंतों में से खुश्क कैसे होता है। मैं आपको बताता चलूँ कि केमिस्ट्री के इल्म के नाते हमें यह मालूम है कि तमाम केमिकल रिएक्शन लिक्विड स्टेट में होते हैं या गैसीय स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में नहीं हो सकते। जिसका मतलब है कि जितनी भी हम खुराक खा रहे हैं वो उसके बाद उसके सॉल्यूशंस बनेंगे और फिर वो खुराक हज़म होगी। हमारी आंतों का निज़ाम इतना अच्छा है और इतना उसका एफिशिएंट है कि छोटी आंत में तमाम तर खुराक जो है वो लिक्विड होती है और उसमें तमाम जो अज्जा हैं वो जज़्ब होने वाले जज़्ब हो जाते हैं और उसके बाद जब ये बड़ी आंत में जाती है तो बड़ी आंत को सिर्फ एक ही काम आता है और वो है कि इस पानी वाले हिस्से से पानी जज़्ब कर ले, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो जिस्म में पानी की कमी वाक़ हो जाएगी और डिहाइड्रेशन से मतलब मौत वाक़ हो सकती है या उसका नुकसान हो सकता है। तो बड़ी आंत जो है वो उसमें से पानी जज़्ब करती है और उसके लिए जितनी देर तक वो जो फुजला निकल के छोटी आंत से बड़ी आंत में आ रहा है वो जितनी देर तक उसके अंदर रहेगा वो उतनी देर तक उसको जज़्ब करती चली जाएगी। अब होता ये है कि किसी भी वजह से और ख़ास तौर पे जो हम ये देखते हैं छोटे बच्चों में ऊपर के दूध यानी जो गाय के दूध वाले डब्बे हैं उन डब्बों के दूध की वजह से या फिर जब बच्चों को ठोस ग़िज़ा शुरू कराते हैं उस वक्त, या अगर 1.5-2 साल का बच्चा है जो कि बहुत ज़्यादा दूध पी रहा है और उसके खुराक में फ़ाइबर नहीं जा रही उस वक्त, या फिर जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो एंग्जाइटी से या खाने की ऊपर नीचे होने से, टाइमिंग के ऊपर नीचे होने से तब, या जो बच्चे बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं और घर का खुराक नहीं लेते उनमें, तो ये वजूहात हैं। और फिर बाज़ औक़ात एडोलेसेंस में भी जब बड़े बच्चे हो जाते हैं तो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस के साथ भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ये जो कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन है ये मुख्तलिफ़ एजेस में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आती है, लेकिन असल जो उसका माखज़ है वो यही है कि बड़ी आंत में वो सॉलिड ज़्यादा देर तक पड़ा रहता है और उसमें से खुराक जज़्ब होती रहती है और जिस वक्त बच्चे जब ये स्टूल्स पास करते हैं तो उन्हें तकलीफ़ होती है। अब जब भी तकलीफ़ होती है तो बच्चे की ख्वाहिश ये होती है कि उसको तकलीफ़ ना हो, लिहाजा वो उसे रोकता है। अब जब वो उसे रोकेगा तो जितनी देर वो आंतों में रहेगा
उतनी देर में एक तो उसका जो रिफ्लेक्स है जिससे कि उसने पास करना है वो रिफ्लेक्स नरम पड़ता जाता है, और दूसरा ये कि वो मज़ीद सख्त होता जाता है, और अल्टीमेटली जब वो पास होती है स्टूल्स तो वो बहुत सख्त और बड़े, जैसे कहते हैं ना, मेंगनों की सूरत में या उसके बड़े फॉर्म्ड सूरत में आते हैं, जो कि फिर उसे तकलीफ़ देते हैं, और कई दफ़ा तो वो ज़ख़म करते हुए निकलते हैं और उसमें खून भी आता है। और उसी की एक एक्सट्रीम फॉर्म जो है जिसको हम फिशर्स कहते हैं, एनल फिशर्स। तो ये जो कुछ भी होता है इसमें बच्चे को तकलीफ़ बहुत होती है और वो उसे रोकने की कोशिश करता रहता है, ता वक्त है कि वो इतना ज़्यादा जमा हो जाए कि उसे वो फिर निकालना पड़ता है। अब इसका इलाज जो है वो इतना सादा नहीं है। इलाज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मैं अक्सर अपने जो मेरे जूनियर्स हैं उनको मैं जब समझाता हूँ तो ये कहता हूँ कि आप अपने मरीज़ों को बताइए कि एक तो ये कि इसका इलाज जल्दी नहीं है, इसके इलाज के 2-3 हिस्से हैं। पहला इलाज ये है कि जो कुछ अंदर है वो बाहर निकले, फिर उसके बाद ये है कि वो बच्चा रोके नहीं और मोशन नरम सूरत में निकलता रहे और उसे तकलीफ़ ना हो, हत्ता कि एक वक्त ऐसा आए कि जब उसको दर्द होनी बंद हो जाए और फिर उसका खौफ ख़त्म हो जाए। और यकीन रखिए ये सब कुछ करने में कई दफ़ा महीने और कभी कभी महीनों लगते हैं, और फिर जब ये सब अमल हो जाए उसके बाद फिर उसको दोबारा नॉर्मल वो अपनी दवाइयों के बग़ैर फिर वो उसका अमल करे। तो जिसका मतलब है कि इसमें जब हम दवाई देंगे वो कम से कम महीने और कई दफ़ा महीनों के लिए देनी पड़ती है, और इस दौरान हमारा टारगेट ये होता है कि जो मोशन है वो नरम रहे, और छोटे बच्चों में तो हम कई दफ़ा उसे काफ़ी ज़्यादा नरम या सेमी लिक्विड की फॉर्म में भी रखना चाहते हैं क्योंकि उनको तकलीफ़ ज़्यादा होती है। इसके लिए बहुत सारी किस्म की दवाइयाँ हैं। आम तौर पे जो सबसे पहला काम होता है वो ये है कि जो वो दवाई दी जाए जो कि उसको निकाले, और उसमें कई दफ़ा सपोजिटरीज़ दी जा सकती हैं, एनेमास दिए जा सकते हैं और उस तरह की वैसे। लेकिन अगर बहुत इस तरह की एक्यूट स्टेज ना हो तो हम ये कहते हैं कि मुंह के रास्ते ही दवाई देना बेहतर है। मुंह के रास्ते दवाई देने में 2-3 किस्म की चीज़ें हैं, जिसमें कि कुछ लैक्टुलोज के शरबत हैं और कुछ ये है कि जो हैं वो ऑयल बेस्ड इस तरह की चीज़ें हैं, मिनरल ऑयल्स, जो कि स्टूल को नरम करते हैं। और ये दवाइयाँ आमतौर पे फ्रीली अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं हैं, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन के तहत लेनी चाहिए। और हम ये ख्याल करते हैं कि इनको जो मरीज़ को हमें समझाने की बात है वो यही है कि ये एक दिन में या एक हफ़्ते में मामला ठीक नहीं होगा और ये बहुत ज़्यादा देर तक रहेगा। एक जो मैं आपको चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके साथ आपको बताना चाहूँ कि लोगों का ये ख्याल है कि जो मोशन पास करना है बच्चे का या इवन बड़े का, वो एक बड़ा नॉर्मल से एक अमल है और अगर ये नहीं होता तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ये ऐसी कोई हकीकत नहीं है। अगर बच्चे काफ़ी देर तक भी मोशन ना करें तो वो कोई बहुत उनके अफ़ाल में या उनकी खुराक में या उनके जान को कोई ख़तरा नहीं है, अनलेस कि वो कॉन्स्टिपेशन किसी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आ रही हो या किसी ऐसी वजह से आ रही हो कि जहाँ पे कि उसको इमीडिएटली उसका ऑपरेशन या वो चीज़ें नागुज़ीर हों। सो हम ये करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि अगर एक बच्चा, और ख़ास तौर पे मैं अक्सर अपने जो नौज़ायदा बच्चे और 1-2 महीने 3 महीने तक के बच्चों की माँओं को ये समझाता हूँ कि अगर एक बच्चा 1 हफ़्ते तक भी मोशन ना करे, 4 दिन 6 दिन 7 दिन भी मोशन ना करे, और जब वो करता है तो बहुत हार्ड ना हो, मेंगनो जैसा ना हो, तो वो नॉर्मल है और उसको हमें बहुत ज़्यादा उसका इलाज नहीं करना चाहिए, उसको इसी तरह करना चाहिए। और इसी तरह दूसरी जानिब अगर बहुत नरम हो और पानी वाला ना हो और अगर दिन में 4-4 5-5 भी मोशन कर रहे हो तो वो भी नॉर्मल कंसिडर किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया।